मित्रों नमस्कार। अमित शाह ने कई बार कहा है दोस्तों, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 में बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो पार्टी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार आने वाले 30-40 वर्षों तक देश में रहने वाली है। इसीलिए विपक्ष जो है अभी इंतजार करे, लंबे समय तक इंतजार करे कि उसकी सत्ता में कोई वापसी हो सकती है। दोस्तों अमित शाह का यह सपना पूरा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि यदि भारतीय जनता पार्टी को देश में 30-40 वर्षों तक सत्ता में बने रहना है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। और सीखनी पड़ेगी भारत में वामपंथियों से, कम्युनिस्टों से सीखनी पड़ेगी दोस्तों। भारत में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 3 चीजें तो अनिवार्य रूप से सीखनी पड़ेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले 30-40 वर्षों तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में रहे, भारत की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 3 चीज कम्युनिस्टों से सीखनी होगी, भारत के वामपंथियों से सीखनी होगी। दोस्तों आप कहेंगे वामपंथी तो खत्म है, एक भी राज्य में सरकार नहीं है वामपंथियों की। एक राज्य था केरल, वहां भी वामपंथी खत्म हो चुके हैं। मैं कहूंगा नहीं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को दो बार झुकना पड़ा है अपने राजनीतिक विरोधियों के समक्ष। और दोनों बार जो भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार झुकी है, वो झुकाने वाला दूसरा कोई नहीं था, झुकाने वाले थे कम्युनिस्ट। दोस्तों आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने क्या कहा था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो आप अनुमान लगाइए कि भारत में वामपंथी सत्ता में नहीं है, लेकिन वामपंथी आज भी कितने मजबूत हैं, इस बात का प्रमाण है। इस बात का प्रमाण केवल दोस्तों मैं दूं कि आज देश के वामपंथी अलग अलग राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं। पहले इनकी केवल पार्टियां, अपनी पार्टियां हुआ करती थी, आज प्रायः अधिकतर राजनीतिक दलों में वामपंथी कार्यकर्ता, वामपंथी विचारधारा, वामपंथी विचारक की घुसपैठ हो चुकी है। दोस्तों मैं कई नाम बताऊंगा आपको दोस्तों, मनोज झा का ही नाम ले लीजिए। बिहार की एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है राष्ट्रीय जनता दल, मनोज झा वहां राष्ट्रीय प्रवक्ता है। दोस्तों मनोज झा की जाति के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर मनोज झा आरजेडी में फिट नहीं बैठते, लेकिन वामपंथी है मनोज झा, इसीलिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आरजेडी के राज्यसभा में मेंबर भी हैं। दोस्तों आपको कितने नाम मैं बताऊं, संदीप सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, वामपंथी कार्यकर्ता, इंदिरा गांधी के एडवाइजर, कन्हैया कुमार राहुल गांधी के एडवाइजर, मैं नाम अनगिनत गिना सकता हूं। दोस्तों चलिए ये नाम बाद में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वो तो कौन 3 सी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वामपंथियों से सीखने की आवश्यकता है, कि आज भी अगर इन भारतीय जनता पार्टी को 30-40 वर्षों तक देश की सत्ता में रहना है, भाजपा का राजनीतिक वर्चस्व को भारत में बनाए रखना है, तो वामपंथियों से सीखनी पड़ेगी। दोस्तों गोयबल्स का नाम सुना होगा आपने, एडोल्फ हिटलर का प्रचार मंत्री। कहा जाता है कि किसी भी झूठ को अगर सैकड़ों बार बोला जाए तो वो झूठ सच बन जाता है, लेकिन कई बार दोस्तों सच गुमनामी में छुप जाता है यदि उस सच को सामने लाने वाले लोग नहीं होते हैं। तो आज ये अंतर है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या पूरा कर लीजिए आप आरएसएस परिवार, संघ परिवार और कम्युनिस्टों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों कि कम्युनिस्ट भारत में एक झूठ को भी इतनी बार बोलते हैं दोस्तों जिससे कि वो सच में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सच को सच साबित नहीं कर पाती। इसके कई उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लंबे वर्ष तक भारत की राजनीति पर भाजपा का वर्चस्व रहे, तो क्या सच है और क्या झूठ है दोस्तों? सबसे पहले समझिए, लगातार भारत में जो वामपंथ है वो कहता क्या है कि हम आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सही है, कम्युनिज्म का जन्म ही हुआ था
आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ। लेकिन ये अधूरी बातें हैं दोस्तों, अधूरी बात है। पूरी बात क्या है? पूरी बात क्या है? चाहे वो चे गुवेरा हो दोस्तों, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो लेनिन रहे हो, चाहे वो माओ त्से तुंग रहा हो, दोस्तों आप गौर से समझिए और इन लोगों को आपने भी पढ़ा होगा। दरअसल कम्युनिस्ट ये आधी बात बताते हैं कि वो पूंजीवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कम्युनिस्ट केवल और केवल ईसाइयत से लड़ने के लिए धरती पर जन्म हुआ था। चे गुवेरा विद्रोही बने किसके कारण? आर्थिक साम्राज्यवाद। किसका साम्राज्यवाद? आर्थिक साम्राज्यवाद। कौन था आर्थिक साम्राज्यवादी? वही ब्रिटिश औपनिवेश, वही अमेरिकन औपनिवेश, ब्रिटिश अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ ही किसी की भी पहचान बनी। जितने भी कम्युनिस्ट, चाहे वो फिदेल कास्त्रो का नाम ले लीजिए, चाहे इदी अमीन का नाम ले लीजिए, चाहे चे गुवेरा का नाम ले लीजिए, दोस्तों इन सब का उदय जो हुआ था वो पूंजी आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ हुआ था। क्या आर्थिक साम्राज्यवाद को आप भारत की व्यवस्था, भारत में जो अंग्रेजों के आने से पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, आज भारत में वामपंथी किसको जोड़ते हैं? वामपंथ की लड़ाई किससे बताते हैं? ब्राह्मणवाद से बताते हैं, सनातनवाद से बताते हैं ना? जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? कभी बोलते हैं कि ये ईसाईवाद से शुरुआत हुई थी। आर्थिक साम्राज्यवादी जितने भी थे पूरी दुनिया के अंदर, ये सब के सब केवल ईसाई थे और केवल क्रिश्चियन मिशनरी यानी धर्मांतरण का खेल खेलने के लिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी दोस्तों, क्यों आई थी? और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर कब्जा किया था दोस्तों, क्या मकसद था? पूरी दुनिया के 77 आधुनिक देशों पर एक जमाने में इंग्लैंड का कब्जा हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 आते आते अधिकतर देशों पर इंग्लैंड ने अपना कब्जा छोड़ दिया। इंग्लैंड ने छोड़ा, क्यों छोड़ा? इसलिए कि अंग्रेज संभालने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद दूसरी पारी शुरू होती है अमेरिकन की, आर्थिक साम्राज्यवाद। दोस्तों आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी अस्थिरता है, चाहे वो आतंकवाद है, इसके पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद है या नहीं है? साम्राज्यवाद है या नहीं है? बताइए दोस्तों। और इन आर्थिक साम्राज्यवादियों के बारे में कभी यह बताया जाता है कि यह ईसाइयत से प्रेरित है? एक साथ दोनों काम होता है या नहीं होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने आई थी या धर्मांतरण नहीं करा रही थी? बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ तीर उठाया था दोस्तों? कभी इतिहास में बताया जाता है क्या? कभी रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार की किसी किताब में यह लिखा उन्होंने कि बिरसा मुंडा की असली पहचान क्या थी, नेचुरल पहचान क्या थी? धर्मांतरण का विरोध, सरना धर्म की रक्षा के लिए, आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की भूमि को बचा कर रखने के लिए चंगाइयों से बाबा बिरसा मुंडा ने तीर और धनुष उठाया था। सच है या नहीं है? लेकिन इस बात को आरएसएस और बीजेपी समाज के सामने लाने में असफल हुई है या नहीं हुई है? यह बताने में असफल हुई है कि दुनिया में दो प्रकार के साम्राज्यवाद हैं। एक आर्थिक साम्राज्यवाद जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित है। आज भारत में एफसीआरए बिल का विरोध अमेरिका ने किया या नहीं किया? बताइए आप। अमेरिका ने किया या नहीं किया कि भारत की सरकार को एफसीआरए बिल में, एफसीआरए कानून में संशोधन नहीं करना चाहिए? क्यों किया? क्यों अमेरिका बिल बेला उठा? इस बात को अधूरी बातें बताने वाले भारत में कम्युनिस्ट हैं। इसलिए जिससे कि वो यहां पर वामपंथी आंदोलन को ब्राह्मणवाद विरोध से जोड़ सके। कभी आरएसएस ने इस बात को उठाया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ये उठाया क्या? जब कभी भी देश के अंदर ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ, जब कभी भी मनुवाद का विरोध हुआ, दोस्तों मनुवाद आज कोई पढ़ता नहीं है, ब्राह्मणवाद क्या है समझ में नहीं आएगा किसी को भी। लेकिन जब भारत में सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल होता है कि हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, यानी सब एक है।
पितृसत्तात्मक समाज से आजादी, महिलाओं की आजादी, ये जब नारे लगते हैं दोस्तों, तो कभी क्या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से भारत के लोग ये जवाब देने के लिए आगे आते हैं क्या कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई सहिष्णु समाज रहा है अगर, तो केवल सनातन धर्म है, और उसमें भी भारत में भी सबसे ज्यादा, सबसे अधिक समन्वयवादी अगर कोई व्यवस्था थी अगर दोस्तों, तो वो तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही थी। ये बताने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर इन सबको गाली देने की जिम्मेवारी उठाई थी रामशरण शर्मा ने, डीएन झा ने, रोमिला थापर ने, इरफान हबीब जैसे लोगों ने दोस्तों, तो इसकी असलियत को सामने लाने की जिम्मेवारी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार की नहीं थी क्या? संघ आरएसएस जिसकी स्थापना 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि सच को सामने लाया जाए? अगर आधुनिक समय में भी देखा जाए दोस्तों, आधुनिक समय में भी देखा जाए, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी किस जाति की थी? कौन सी जाति थी? ब्राह्मण थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? मुलायम सिंह यादव ने दूसरा विवाह किया दोस्तों। अखिलेश यादव आज 80-20 की बात किया करते थे, पीडीए की बात किया करते थे, ये वामपंथी बोलते हैं दोस्तों। आज बताइए कि जो लोग नारा लगाते थे उत्तर प्रदेश में, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो टाई टाई टाई, अब बताइए मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी किससे की थी? साधना गुप्ता बनिया थी ना। रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? रीना शर्मा नाम है या नहीं है? एक सच बात बताऊं, मैं बताया मैंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम बता दीजिए, ब्राह्मण जाति से, साधना गुप्ता। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी, ये सब के सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे ना, जो जातिवादी थे दोस्तों। उसके जवाब में कभी यह पूछता है क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी विचारक आकर समाज के सामने यह बात रखता है क्या कि लालू यादव ने अपनी कितनी बेटियों का विवाह कराया किसी दलितों से, दलित से, किसी दलित लड़के से? लालू यादव की 7 बेटियां थी, लालू यादव ने अपनी 7 बेटियों में से किस बेटी की शादी किसी दलित से कराई? ब्राह्मण ने तो दलित से अपनी बेटी की शादी कराई, या अपने खुद कर ली, जो भी कर ली, चूंकि ऐसा संस्कार रहा होगा तब तो कर ली। लालू यादव की किसी बेटी ने क्यों नहीं किसी दलित से विवाह कर ली? यह सवाल तो खड़ा होगा ना। मुलायम सिंह यादव की किसी बेटी ने क्यों नहीं, या भतीजी ने, किसी ने क्यों नहीं किसी दलित लड़के से विवाह कर लिया? ऐसा सवाल कौन करेगा? उसे, जिसे वामपंथियों से लड़ना होगा। वामपंथी केवल केरल में सत्ता में थे, बंगाल में सत्ता में थे, त्रिपुरा में सत्ता में थे, तो दोस्तों ये शांति से थे। अब भारत में ये वामपंथी क्रांति करना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझना होगा। आज वामपंथियों का पोस्टर बॉय कौन है दोस्तों भारत में? क्या वो उमर खालिद नहीं है? क्या वो आरफा खानम के रूप में आपके सामने आकर नौटंकी नहीं करती है दोस्तों? क्या वो सर्जिल इमाम नहीं था जिसने चिकन नेक को काट देने की बात कही थी? और इन सबों का आज महिमा मंडन कौन करता है दोस्तों? क्या वो वामपंथी नहीं करते दोस्तों? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो 3 बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले विचारधारा के आधार पर, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने में नाकाम रही है दोस्तों कि वीर सावरकर महात्मा गांधी से पहले, महात्मा गांधी से भी पुराने फ्रीडम फाइटर रहे हैं। यह बात बताने में अक्षम रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता को यह बता पाने में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अब तक सफल नहीं हुई है कि वीर सावरकर फ्रीडम फाइटर के रूप में उनकी आयु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी से भी अधिक है। एक स्वतंत्रता सेनानी की आयु महात्मा गांधी से अधिक है वीर सावरकर की। दूसरी, वीर सावरकर महात्मा गांधी से पहले वीर सावरकर ने दलितोद्धार,
की जिम्मेवारी, यानी दलितों को सम्मान देना, समान समझना, यह जिम्मेवारी वीर सावरकर ने महात्मा गांधी से पहले उठाई थी। क्या इस बात को बता पाने में अब तक आरएसएस अक्षम नहीं हुई है? दोस्तों, तिरंगा ध्वज के मामले में कई बार आरोप लगा आरएसएस पर कि आरएसएस ने अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा 1992 ईस्वी तक 2000 ईस्वी तक जो भी साल रहा हो, लगातार टीवी चैनल पे आपने भी सुना होगा, आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। क्यों नहीं फहराया जाता था? कभी इस बात को रखने की जिम्मेवारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उठाई? क्या साजिश हुई थी उसके पीछे? किसी ने उसका जवाब देने की जिम्मेवारी बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उठाई? स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की क्या भूमिका रही? अनुशीलन समिति की क्या भूमिका रही? क्या इस विषय को मजबूती से मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख पाने में क्या अब तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विफल नहीं है? आरएसएस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? 1925 में। उस समय देश की परिस्थिति क्या थी? क्या हुआ ऐसा? कौन सी ऐसी घटना घटी जिस घटना ने आरएसएस की स्थापना और उसके बाद आरएसएस को मिला हुआ जन समर्थन का सबसे प्रमुख कारण रहा? लगातार वामपंथी यह साबित करने में इस देश में सफल हो गए कि भारत के विभाजन में जितनी बड़े जिम्मेवार मोहम्मद अली जिन्ना था, उतना ही बड़ा जिम्मेवार वीर सावरकर, उतने ही बड़े जिम्मेवार डॉक्टर हेडगेवार, उतने ही बड़े जिम्मेवार केशव गोलवलकर। सच है या नहीं है? इसे स्पष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी थी? लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विफल रही है सच को सच साबित करने में। वहीं ये वामपंथी झूठ को भी सच साबित कर देने में विफल रहे हैं। दोस्तों, धर्मांतरण का कारण ये वामपंथी पूरे देश भर में सैकड़ों वर्षों से मैकाले की रणनीति के अनुसार लगातार ये बताते आ रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण, चाहे वो इस्लाम में हुआ हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, वो केवल और केवल इसलिए हुआ है जिससे कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातनियों के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है, वहां छुआछूत है, सामाजिक विद्वेष की भावना है, जिस कारण से वहां दलितों ने उत्पीड़न के कारण आदिवासियों ने धर्म परिवर्तित किया है। और धर्म परिवर्तन करने के बाद चूंकि इस्लाम के अंदर, ईसाइयत के अंदर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं होता, ये बातें बताई जाती है लगातार। लेकिन दोस्तों, ये कभी किसी ने बताया आपको कि सबसे पहला धर्मांतरण ईसाई में किस जाति का हुआ था? क्या वो केरल का नंबूदरी ब्राह्मण नहीं था? क्या कम्युनिस्ट पार्टी का पहला मुख्यमंत्री केरल में नंबूदरी ब्राह्मण नहीं था? क्या वो चारू मजूमदार, कानू सान्याल, ये जितने नक्सलवाद के पुरोधा थे, ये सब के सब ब्राह्मण नहीं थे? जवाब दीजिएगा दोस्तों। बिहार और उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जितने भी, बंगाल जैसे राज्यों में जितने भी वामपंथी दलों के बड़े बड़े नेता थे, केरल से लेकर त्रिपुरा तक, ये सब के सब सवर्ण नेता हुआ करते थे। अधिकतर उसमें से ब्राह्मण नेता हुआ करते थे। आज तक बताया गया क्या आपको कि क्यों इन लोगों ने, किन कारणों से इन लोगों ने वामपंथ का चोला पहना था? क्यों? इसका जवाब कौन देगा? कौन ढूंढेगा जवाब? और क्यों जवाब नहीं मिल पा रहा मालूम है? दूसरा कारण मैं बता रहा हूं, जो बात सीखनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि सच को सच कैसे आप साबित करेंगे, उसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा, वरना झूठ सच में बदल चुकी है और आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा कारण क्या है इसका? इसका कारण है
आज तक आपने कभी नाम सुना है? आपने सबने सुना होगा रामशरण शर्मा का नाम, इरफान हबीब का नाम, रोमिला थापर का नाम, डीएन झा का नाम। गर्व से डीएन झा कहा करते थे कि ब्राह्मण भी गौ मांस खाता है। रामशरण शर्मा, झूठ पर झूठ, रोमिला थापर, इरफान हबीब, सब के सब केवल और केवल हिंदू धर्म, भारत के बारे में, इतिहास के में उल्टा पुल्टा सब कुछ पढ़ाना लॉर्ड मैकाले के नीति के अनुसार। लेकिन दोस्तों, क्यों नहीं सच झूठ ही लोग सुनेगा? क्यों सच कैसे जान पाएगा यदि सच बोलने वाले लोगों का सम्मान नहीं होगा? तो फिर सच बोलने वाले लोगों का मनोबल कैसे आगे बढ़ेगा? वो समाज के सामने उभर कर कैसे आएंगे? उनकी लिखी हुई बातें लोग पढ़ेंगे कैसे? आपने कभी नाम सुना है क्या? दत्तोपंत ठेंगरी का नाम कितने लोगों ने सुना है दोस्तों? केआर मलकानी का नाम कितने लोगों ने सुना है दोस्तों? जगन्नाथ सरकार का नाम कितने लोग आप लोगों ने सुना है दोस्तों? बीपी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के बारे में कितने लोग जानते हैं दोस्तों? महीप सिंह, देवेंद्र स्वरूप, मुजफ्फर हुसैन जैसे लोगों के बारे में कितना सुना है दोस्तों? आपने नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये सभी के सभी राष्ट्रवादी। ऐसे ही जो बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने इन लोगों को पढ़कर आपको बातें बताई है। क्योंकि मैंने पढ़ा है इन लोगों को, इसीलिए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूं। लेकिन इन लोगों के बारे में क्या बताने की जिम्मेवारी, जिससे कि युवा पीढ़ी इनकी लिखी हुई बातों को पढ़ सके, समझ सके कि भारत का असली इतिहास क्या है, भारत का वर्तमान क्या है, भारत के वर्तमान में जो भारत के समक्ष समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान क्या है। तो ऐसे लोगों के बारे में यदि आपके 12 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली की तख्त पर काबिज होने के बावजूद यदि पता नहीं चले, अगर लोगों को, भारत की जनता को मालूम नहीं हो, तो आप जिम्मेवार नहीं है इसके लिए। आप जिम्मेवार है अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देने के लिए। जिस कारण से 3 कृषि कानून जो भारत में कृषि क्रांति कर सकता था, वो तीनों कानून जो भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर सकता था, जिसे केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री को माफी मांगना पड़ा कि हम आपको समझाने में सफल नहीं हुए, इसीलिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसी नौबत क्यों आई जब धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हर कार्रवाई करने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है? क्यों ऐसी परिस्थिति आई? क्यों सरकार को घुटने टेकने पड़े? केवल इसलिए घुटने टेकने पड़े कि समाज के सामने सच सामने नहीं आ रहा है। और चूंकि कहा जाता है दोस्तों कि कला, साहित्य, संस्कृति, परंपराओं, इन सब का भाषा, इन सब का विकास सत्ता के संरक्षण में हो सकता है। भारत में इतिहास में झूठ बढ़े गए किसके संरक्षण में? सत्ता के संरक्षण में। मैकाले की नीति के अनुसार जब भारत में शिक्षा की नीति बनाई गई, उसी नीति पर सरकारें चलती रही, तो निश्चित है वही बातें सच साबित हो गई। आज भी जब सत्ता बदली है, जब 12 वर्षों से आप सत्ता में हैं, तो उस परिपाटी को बदलने की जिम्मेवारी, बदलते समय आपको शर्म क्यों आता है? कभी भी कम्युनिस्टों को शर्म आती है क्या? जब कम्युनिस्टों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता है, तो आपको सच बोलने में क्यों शर्म आता है? जब आप पर आरोप लगता है संघी हैं आप, और सरकार के हर संस्थान में आप संघियों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पूछते कि जब सत्ता में आप होते हैं तो आप क्या संघियों को सत्ता के किसी भी संस्था द्वारा संपोषित किसी भी संगठन में, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे संविधानेतर संस्था हो, क्या आप उनकी नियुक्ति करते हैं? यह सवाल बीजेपी को नहीं पूछना चाहिए विपक्ष से। क्यों ये बातें सामने उभर कर नहीं आती जब बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप सत्ता के प्रतिष्ठानों में संघ के संघियों को भर रहे हैं? तो उनसे ये सवाल, जनता ने आदेश दिया है तब तो हम भर रहे हैं, जनता ने वोट देकर हमें चुना है तब तो हम भर रहे हैं। ईवीएम के नाम पर झूठ। दोस्तों, यह सच लाने की जिम्मेवारी किसकी है कि कैसे देश के अंदर बूथ लूटे जाते थे, कैसे चुनाव जीतने के लिए गोलियां चलवाई जाती थी। दोस्तों,
घटनाएं हैं देश के इतिहास में। दोस्तों, बिहार में 1974 में एक मुख्यमंत्री को उपचुनाव में अपनी विधानसभा सीट चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना था। मधुबनी में, मधुबनी विधानसभा सीट पर कितने पाप किए गए थे दोस्तों। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मेहम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। देवीलाल का बेटा ओम प्रकाश चौटाला मेहम से उम्मीदवार थे। कितने कुकर्म किए गए थे चुनाव जीतने के लिए, बताने की आवश्यकता है क्या? रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से पाप किए गए थे, बताने की आवश्यकता है क्या? जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था दोस्तों, तो विधानसभा लोकसभा एक साथ 4-4 कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव कैंसिल करना पड़ जाता था। क्या वो दिन लोग भूल गए क्या? ये याद दिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? आज कॉमरेड्स झूठ फैला रहे हैं, क्या ये संघियों की जिम्मेवारी नहीं है? कब वो जिम्मेवारी निभाएगा? 12 साल से सत्ता में हैं आप। दरअसल इनको शर्म आता है जब इन पर आरोप लगता है कि आप संघी हैं। संघी को गाली के रूप में चित्रित कर देने में, संघी मतलब देशभक्त होता है, यह बात साबित करने में आरएसएस की मशीनरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 वर्षों में विफल रही है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए दोस्तों कि आप मेरा वीडियो देखने वाले लोग दरअसल हैं कौन। मैं जान रहा हूं कि इस वीडियो पर सबसे ज्यादा अगर कमेंट आएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा कमेंट आएगा किसका? वामपंथियों का। मुझे पता है सबसे अधिक कमेंट आएगा वामपंथियों का इस वीडियो पर, लेकिन चलिए फिर भी प्रयास करते हैं समझने का। तो दोस्तों, जब हमारे यहां कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होगा, तो अच्छे लोग बनने बंद हो जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई, जैसे लोगों की मार्केट में डिमांड होगी वैसा ही लोग बनेगा दोस्तों। जब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज लिखने वाला उमर खालिद के नारे लगते हैं दोस्तों, जेल में बंद ऐसा व्यक्ति जिसने देश के खिलाफ नारेबाजी किया हो, शरजील इमाम जिसने देश के खिलाफ भाषण दिया हो, वैसे लोगों की गिरफ्तारी पर जब तालियां विरोध होता है, नारे लगते हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं यहां नेहा बोरा जैसी लड़कियां जन्म लेगी? क्यों नहीं कन्हैया कुमार जैसे लोगों को बड़े बड़े पद दिए जाएंगे? क्यों नहीं? कारण है, उसका कारण है कि जिस प्रकार से कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा का सम्मान करते हैं, अपने विचारकों का सम्मान करते हैं, वैसे ही कम्युनिस्ट उनका कार्यकर्ता कितना भी बड़ा अपराधी हो, गिरा हुआ हो, दल बदलू हो, उसका सम्मान करते हैं। आपने कभी देखा है कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल वाले कभी भी कन्हैया कुमार का विरोध किया हो, कन्हैया कुमार को कभी अपमानित किया हो? आपने कभी सुना है क्या कि कभी भी ये कम्युनिस्ट कभी भी संदीप सिंह की आलोचना की हो कि संदीप सिंह प्रियंका गांधी का सलाहकार कैसे बन गया? कभी कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़ दिया, कांग्रेस में चला गया कन्हैया कुमार, कभी भी इसकी आलोचना सीपीआई करती है क्या? नहीं। आने वाले दिनों में नेहा बोरा भी जब सीपीआई एमएल से कांग्रेस पार्टी में चली जाएगी या किसी अन्य दल में चली जाएगी, तो कोई कम्युनिस्ट आलोचना नहीं करेगा। वैसे ही जैसे मनोज झा आज आरजेडी में है दोस्तों, कभी कम्युनिस्ट थे, क्योंकि कम्युनिस्ट एक विचार है, कम्युनिस्ट एक विचार है। क्या आरएसएस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो अलग अलग राजनीतिक दलों में संघियों को ढूंढ सके? संघी यानी विचार से। विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब वो है दोस्तों जिसकी आत्मा भारत की आत्मा से जुड़ती हो, जिसकी आत्मा को यह पता होना चाहिए कि अरबी संस्कृति जहां साम्राज्यवाद दोस्तों केवल यूरोपीय साम्राज्यवाद नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई थी, 1950 से पहले ब्रिटेन का साम्राज्यवाद, 1950 के बाद अमेरिका का साम्राज्यवाद। आज दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध का माहौल है दोस्तों, चाहे वो तेल के नाम पर हो, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे ईरान इजराइल का मामला हो, ये सब का जन्मदाता एक ही है ना, अमेरिका।
आर्थिक साम्राज्यवाद। तो 1950 से पहले जो काम ब्रिटेन कर रहा था वो काम 1950 के बाद अमेरिका कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन किसके नाम पर? और साथ साथ दोस्तों, साथ साथ एक ही काम दोनों चल रहा था। उस समय में भी मिशनरियों का काम था धर्मांतरण कराना, और आज भी मिशनरियों का काम है धर्मांतरण कराना गैर ईसाइयों का, और उसमें हिंदू सब सॉफ्ट टारगेट है। क्योंकि जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट को देखा है आपने? बताइए। कम्युनिस्ट वहीं गए दोस्तों जहां या तो ईसाई थे, जहां रूप बदलना था, ईसाइयों को रूप बदलना था, समस्याएं थी, पूंजीवाद से लड़ना था, मजबूरी थी, या उसके अलावे जहां गैर इस्लामिक लोग रहते हैं, चाहे वो बौद्ध देश हो, चाहे वो हिंदू देश भारत हो, चाहे वो नेपाल हो भारत का पड़ोसी, वही कम्युनिस्ट है दोस्तों। यही कम्युनिस्ट है। जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट है क्या? उदाहरण के लिए बता दीजिए आप, जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट है क्या? दोस्तों, भारत की आजादी के बाद, भारत के विभाजन के बाद कुछ कम्युनिस्ट पाकिस्तान भी गए थे। उनमें से एक नाम बता दीजिए जो पाकिस्तान में जीवित हो। या तो वो भारत भाग आए, वापस लौट गए कम्युनिस्ट, या फिर पाकिस्तान में अब वो जीवित नहीं है। वैसे ही जैसे हिंदू विलुप्त हो गए पाकिस्तान में, वैसे ही कम्युनिस्ट भी विलुप्त हो गए या नहीं हो गए? सच है या नहीं है? कम्युनिस्ट चीन में उइगर मुसलमानों की क्या स्थिति है? क्या वहां नारा लगा सकते हैं आजादी का? तो दोस्तों, जहां इस्लाम है वहां कम्युनिज्म नहीं है, जहां कम्युनिज्म है वहां इस्लाम नहीं है। क्या यह बात बताने की, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी किसकी है? तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तीनों को यह सीखना होगा कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, हर राजनीतिक दल में घुसाना है। जब तक आप वैचारिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, एक व्यक्ति की उम्र 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल हो सकती है, लेकिन एक विचार की आयु कितनी लंबी हो सकती है दोस्तों? इस बात से केवल अनुमान लगा लीजिए कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो बातें सोची थी, आज लगभग 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं। भारत उससे अलग नहीं हो पा रहा है, उससे अलग नहीं हो पा रहा है। जहां भारतीयता जहां कंजर्वेटिव विचार माना जाता है, पाश्चात्य संस्कृति, डांस ड्रिंक एंड ड्रोल कल्चर जहां आधुनिकता का पैमाना माना जाता हो, तो ये विचार जो भारत में के अंदर जो डाला गया दोस्तों, उसकी आयु देख लीजिए कि मैकाले 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन आज भी भारत में 90% लोगों के दिमाग में केवल मैकाले की बातें ही समझ में आती है। और अगर आज से कोई प्रयास भी होगा दोस्तों, तो कम से कम एक शतक, कम से कम 100 वर्ष जरूर लगेंगे मैकाले की नीतियों से भारत को अलग करने में। लेकिन अब तक कोई प्रयास नहीं। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। बगैर कमेंट के, आपको मैं बताऊं, बगैर कमेंट के इस प्रकार का वीडियो बनाने में बहुत ही कष्ट होता है। यदि आप लाइक नहीं करते हैं, आप अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पर, आप अपने व्हाट्सएप से अगर आप शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों काफी कष्ट होता है। तब लगता है कि इतना मेहनत हमने किया, तो याद आता है कि चलो जो हाल यहां मैं तो बता ही चुका हूं अभी नहीं, कि आज यह बात बताने वाला कोई नहीं है कि वीर सावरकर ने दलितों के लिए क्या किया था, भारत के लिए क्या किया था, डॉक्टर हेडगेवार ने किस परिस्थिति में संघ की स्थापना की, बताने वाला कोई नहीं है। आज भी हीरो कौन है भारत में? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।